हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में उसके अवस्था को प्रदर्शित करना है। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद उसी वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को आपको बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, और 6 नंबर है अपघटन अभिक्रिया। और इसके बाद 7 और 8 नंबर में भी आपको मैं बताऊंगा जो आप देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सभी अभिक्रियाओं को मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं आपको उसके एग्जाम्पल को भी आपको कवर कराने वाले हूँ। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे अगली वीडियो योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया कहते किसको हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते किसको है? तो सबसे पहले आप डिफिनीशन को देखेंगे, 2 या 2 से अधिक। ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये सब ध्यान देंगे। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, मतलब एकल उत्पाद, बस केवल एक उत्पाद होने चाहिए कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हो तो इसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप साफ साफ देखेंगे, जो डिफिनीशन में ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और बनाएंगे क्या? केवल एक उत्पाद बनाएंगे। इसी को बोलेंगे योगात्मक या संयोजन। जो नाम ही से देख रहे हैं योगात्मक, जो जुड़े, ठीक ना, 3 हो या 4 हो, जितने भी अभिकारक मिलेंगे उत्पाद बनना चाहिए केवल एक बनना चाहिए। इसको बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो कोयले का दहन और 2 नंबर पे जल का निर्माण। जो आप देखेंगे कोयले का दहन के लिए अगर देख लिया जाए तो जो कार्बन होता है C, कार्बन मतलब C, जो आप देखेंगे कार्बन जो होता है C और प्लस C प्लस O2 गिव्स दैट CO2। यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे और देखेंगे तो कार्बन जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है और जो ऑक्सीजन होती है वो गैसीय रूप में होती है अगर इसे अवस्था को दर्शाएं तब। और CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको होती है किस अवस्था में? तो ये होती है आपके G अवस्था में। तो आप यहाँ पे देखिए 2 यौगिक हैं और 2 पदार्थ मिलकर निर्माण करते हैं एक पदार्थ का, अर्थात ये आपस में जुड़ रहे हैं। तो अगर पूछ देगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है तो ये होगी आपकी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते किसको है? तो 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एकल या एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। अगला देखेंगे जल का निर्माण। जल का निर्माण में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। ये जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? H2O जल बनता है। तो आप देखिएगा, इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 लिख लेंगे। समीकरण हो जाएगा अब संतुलित। जो ये है गैस अवस्था में, हाइड्रोजन आपको किस अवस्था में मिलती है? गैस अवस्था में। तो यहाँ पे अवस्था इसको लिखेंगे तो G, और ऑक्सीजन आपको वायुमंडल में मिलता है गैसीय अवस्था में जो G, और जो ये जल है ना H2O, ये जली विलयन, तो इसको हम लिखेंगे क्या? यल, ठीक है, इसको लिखेंगे यल। तो आप देखेंगे ये रहा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला देखेंगे। अगला आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? साफ आपके नाम से क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वो वियोजित होते हैं। वियोजित का होना का मतलब होता है टूटना। इसमें जो पदार्थ होते हैं वह अपने अवयवी यौगिकों में, अवयवी पदार्थों में टूट जाते हैं। तो इसकी डिफिनीशन को आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे अभिकारक होते हैं ना, इस यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है इसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक टूटते हैं। तो अभी इस अभिक्रिया में पदार्थ या अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं और इसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अगर आप देखेंगे तो जो A यौगिक है ना, गिव्स दैट A प्लस
वियोजित हो रहा है या अपने अवयवी यौगिकों में टूट रहा है, तो यह जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया होगी आपका वियोजन अभिक्रिया होगी। और देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में देखिएगा 3 प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया। जो 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है, एक होता है उष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन और एक होता है आपका प्रकाशीय वियोजन। तो कहाँ पे उष्मीय वियोजन, कहाँ पे विद्युत वियोजन और कहाँ पे प्रकाशीय वियोजन, जो इसको आप देखेंगे, आप लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देखिएगा। तो आप उदाहरण में देखिएगा, ये होता है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का होता है जहां कहीं भी पदार्थ पे उष्मा दें, उष्मा का मतलब ताप, जहां कहीं भी हम उष्मा दें और वो अभिक्रिया हो जाए, ठीक ना। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है आप देखेंगे वायुमंडल में मिलता है हमको ठोस अवस्था में। अगर इसको उष्मा दें, इसको क्या दें, उष्मा दें, तो उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO ठोस अवस्था में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निर्मित करता है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसे जब वियोजन हो तो इस वियोजन को बोलते हैं उष्मीय वियोजन, और जो वियोजन का एक प्रकार रहा। अगला देखेंगे कि विद्युत वियोजन क्या होता है। जब कहीं भी ध्यान दीजिएगा, जब कहीं भी अभिक्रिया हो और वो अभिक्रिया कैसे हो, ठीक ना। देखिएगा जो H2O है ना, ये जल है जो हमें वायुमंडल में जली विलयन लिक्विड द्रव के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव के रूप में प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए जो ये जल है ना, जल में अगर यहाँ पे देखिएगा विद्युत धारा, यहाँ पे हम देखिएगा विद्युत प्रवाहित कर दें, जल में हम विद्युत प्रवाहित कर दें तो यह अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। आयन का मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में वियोजित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विद्युत वियोजन, और इससे पहले इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत वियोजन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होता है उसको विद्युत वियोजन, और उष्मा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होता है उसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन। और ध्यान दीजिएगा प्रकाशीय वियोजन का होता है, जैसे आप देखिएगा AgCl, ठीक ना, AgCl जो आप देखिएगा सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। और इसको देखिएगा जब प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखते हैं ना, प्रकाश की उपस्थिति में वह अभिक्रिया जिसमें प्रकाश प्रवाहित करा दे, वह पदार्थ जब उस पर प्रकाश पड़े और प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, AgCl को रखेंगे तो जो AgCl होता है वो Ag और प्लस Cl2 में टूट जाता है। जो Ag होती है वो ठोस अवस्था में, और जो Cl क्लोरीन होता है वो गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें इस अभिक्रिया में पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं का वियोजन अभिक्रिया। तो अब अगली अभिक्रिया को आप देखेंगे। अगली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व। ध्यान देंगे विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, तो इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उस अपने यौगिकों से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अधिक इसमें अपने आप को बलवान दिखाने वाला जो तत्व होता है, अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है, वह कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं का विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल को आप देखिएगा, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। एग्जाम्पल जो देखिएगा, लोहा Fe है, Fe मतलब लोहा। ध्यान दीजिएगा, जो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड अवस्था में। और ये देखिएगा कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट CuSO4, जो आपको मिलेगा जली विलयन में, एक्वस में, जली विलयन में। तो ध्यान दीजिएगा, Fe और CuSO4 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। क्या है, देखिएगा Fe और प्लस CuSO4 करते क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा जो Fe है ना, लोहा है ना, वो कापर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो लोहा का कहता है कि लोहा SO4 से अभिक्रिया कर लेता है, और यहाँ पे जो कापर होता है ना, कापर को उसके स्थान से बाहर हटा देता है, उसको विस्थापित कर देता है। तो देखिएगा बनता क्या है, FeSO4, ये वाला चीज FeSO4। और इसके बाद आपको मिलता क्या है, कापर जो अलग मिल जाता है, कापर को निर्मुक्त कर देता है। तो देखेंगे जो यह लोहा होता है, इसके स्टेट को भी देखिए, Fe जो होता है ठोस अवस्था में, कापर जो होता है वो जली विलयन में पाई जाता है, और जो अभिक्रिया होती है अब हो गया FeSO4 जली विलयन में और कापर हो गया ठोस अवस्था में। तो ऐसी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखेंगे, आप देखेंगे अगला नंबर है कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो उपचयन, ध्यान दीजिए, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हुए, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। जो आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन होता है वो यस अवस्था सॉलिड में होता है और ऑक्सीजन जो होता है आपका गैसीय अवस्था में होता है। यहाँ पे बात ये ध्यान दीजिएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो CO2 मिलाते हैं, CO2 बनाते हैं, जो कि गैसीय अवस्था में होता है। तो मैं ये भौतिक अवस्था को इसको नहीं दिखाना है, मुझे आपको बताना है कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाकर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिस यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले या हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे इसी अभिक्रिया को बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। जो आप देखिएगा उपयुक्त, जो ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसके कारण यह अभिक्रिया हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया। 2 नंबर देखिएगा, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो इसी का व्युत्क्रम होता है, इसी का उल्टा होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, वहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, लेकिन अपचयन में होता है क्या, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं का अपचयन अभिक्रिया। जो आप उदाहरण के तौर पे एग्जांपल में देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। अगर इसमें हम उष्मा देते हैं, इसे इतने पदार्थों को लेकर और इसमें उष्मा देते हैं, तो Cu+H2O बनता है। तो हमको बताना ई है कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, और अपचयन अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अगली देखेंगे अभिक्रिया, जो आप देखेंगे उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको आगे देखिएगा। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा को सोखे, अर्थात उष्मा की आवश्यकता हो, ठीक ना, उष्मा की आवश्यकता हो और इसमें उष्मा को निकले, ठीक ना, उष्मा क्षेपी। तो वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के होने के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनेशन मैं बता रहा हूं कि वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के होने के परिणाम स्वरूप उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा निकले, ठीक ना, उष्मा निकले, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, अर्थात उष्मा निकले, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिएगा CH4 जो गैसीय अवस्था में होता है और ऑक्सीजन जो होता है गैसीय अवस्था में होता है। जब इन दोनों पदार्थों, दोनों यौगिकों को मिलाते हैं, तो ये दोनों पदार्थ मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करते हैं, और साथ ही में क्या निकालती है, उष्मा निकालते हैं। साथ में किसका निर्माण करते हैं, तो उष्मा का निर्माण करते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसके हो जाने के परिणाम स्वरूप उष्मा निकले, उष्मा की वृद्धि हो, उष्मा निकले, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे और अभिक्रिया की बात करें तो जैसे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में लिखकर आपको बता रहे हैं, चूना और प्लस जल। चूना और जल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो यौगिक बनाते ही हैं, और उसके बाद क्या निकालते हैं, उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। आगे 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर का रहा है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता हो, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जो देखेंगे CaCO3, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसको अगर उष्मा दे दें, इसको कार्य कर दे उष्मा, इसको गर्म कर दें, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस अवस्था में और जो CO2 गैस अवस्था में, इसमें टूट जाता है, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, उष्मा की, और इस अभिक्रिया को जब करा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। तो इस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी, अर्थात जिसमें उष्मा निकले, उस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी
और उस अभिक्रिया को जिसको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये रहा उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे आप देखिएगा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। ये दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रिया है उसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके इफेक्ट को देखेंगे, प्रभाव को देखेंगे कि दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रिया होती है इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहला जो मैटर है आपके बुक के अनुसार संक्षारण, जो एनसीईआरटी बोर्ड में दिया है संक्षारण शब्द। संक्षारण शब्द होता क्या है तो देखिएगा, जब कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ आर्द्रता वायु और अम्ल, आर्द्रता वायु एवं अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसका क्षय हो जाता है, ठीक ना। वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, उसका क्षय होने लगता है, वो अपने अवस्था को परिवर्तित कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम का संक्षारण। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग का लगना, ध्यान दीजिएगा, पहला उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना, ये क्या है, यह संक्षारण का उदाहरण है, ये उपचयन प्रभाव है या हमारे जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव है। चांदी पर काली परत, 2 नंबर देखिएगा, चांदी पर काली परत का पड़ जाना, चांदी जो होता है उस पर जो काली परत होती है उसका पड़ जाना, काली परत का बनना, ध्यान दीजिएगा, चांदी पर काली परत का बनना, ये हो गया आपका संक्षारण, ठीक ना। ये उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव है जो हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया होती रहती है और ये इफेक्ट एक घटना घटी रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह नए जोश के साथ।